वेलकम टू एवरीबॉडी। ऑनलाइन पढ़ाई के इस प्लेटफॉर्म पर मैं एसके पांडे आप सबों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और अब एग्जाम में बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है और उसी को टारगेट करके ध्यान में रखकर यह ऑनलाइन पढ़ाई इंस्टीट्यूट आपको उस एग्जाम के पैटर्न को लेकर आपकी सफलता के लिए, आपके कदम दर कदम साथ निभाने के लिए यहां पे एक बहुत ही अच्छी रणनीति बनाकर कार्य भी किया जा रहा है। तो बच्चों, आज मैं यहां इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट आपके समक्ष में यहां उपस्थित करता हूं। और बच्चों, ऐसे भी आप देखें कि यह जो एग्जाम है आपके सेकंड पेपर में ओवरऑल जीएस है, जिसमें 200 मार्क्स के हैं, कोई कम नहीं है। और सफलता के लिए एक एक क्वेश्चन भारी पड़ता है, यानी जो ह्यूमन एरर है उसको आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि एक प्रश्न भी बाहर होता है तो वह आपको उस सफलता से दूर करते चला जाता है। आपको इसका ध्यान रखना है कि एक भी वैसे आसान प्रश्न जो किसी भी कारणवश आप एग्जामिनेशन हॉल में गलती करते हो, वह गलती ना हो। हमारी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए। जैसे मैं यहां पे जो टॉपिक आज आपके समक्ष जो रखा हूं वह है अभिलेखों का इतिहास। बच्चों, आप सब भी जानते होंगे कि इतिहास अध्ययन के रूप में जो हमारे अध्ययन के स्रोत हैं उसके दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिसमें एक स्रोत साहित्यिक और दूसरा स्रोत पुरातात्विक होता है। अब जब इतिहास का अध्ययन किया गया, ऐसे तो मैं उस पर डिटेल्स में नहीं आऊंगा, क्योंकि यह उस संदर्भ में ना तो आपको समझना है और ना मेरा समझाने का यहां पे उद्देश्य है। तो इतिहास अध्ययन या इतिहास लेखन यह औपनिवेशिक शासनकाल की घटना है। 18वीं सदी का भारतीय इतिहास का अध्ययन किया जाता है और भारतीय इतिहास का जब अध्ययन किया जाता है तो अलग अलग विचारधारा भी उभर कर आती है, जिसमें ब्रिटिश शासन काल के दरमियान ही, क्योंकि हम सब उपनिवेश के रूप में तब्दील हो चुके थे, होने भी जा रहे थे, कुछ क्षेत्र पे अभी नियंत्रण नहीं था, लेकिन वह नियंत्रण अंग्रेजों के द्वारा कर लिया जाएगा। तो ऐसे समय में भारतीय इतिहास का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत हम लोग प्रारंभिक चरण में देखते हैं। लेकिन उस पर अलग अलग विचारधारा भी है, जिसमें प्रारंभिक चरण के जो ब्रिटिश शासक जो व्यापारी ही शासन किया करते थे, व्यापारी ही अधिकारी के रूप में भारत में थे, तो प्रारंभिक चरण में वह प्राच्यवादी दृष्टिकोण कहलाए, जिसमें जेम्स मिल, विलियम प्रिंसेस, विल्किंस, तो इन सब नामों को आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। विलियम जोन्स, विल्किंस, जेम्स प्रिंसेप, तो ये सारे लोग प्राच्यवादी लोग थे, जो भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए वे यह मानते थे कि भारतीय संस्कृति को जाना जाए, भारतीय भाषाओं को जाना जाए और भारतीय प्राचीन जो इतिहास है उसका अध्ययन किया जाए। तो उसी दरमियान, क्योंकि पहले जो इतिहास का अध्ययन होता था वह साहित्य के आधार पर ही अध्ययन किया जाता था, क्योंकि हमारे पास वही स्रोत था। और जो भी पुरातात्विक सामग्री अगर कुछ प्राप्त होते भी थे तो उसका साहित्य से मैच किया जाता था, यानी साहित्य ही हमारे अध्ययन का मूल स्रोत था और पुरातत्व को द्वितीय स्रोत माना जाता था। लेकिन आगे चलकर यह विचारधारा बदला, फिर दोनों ही रूपों में इतिहास का अध्ययन किया जाने लगा। तो उसी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख भी आता है, स्थापत्य भी है, स्थापत्य का ही यह पार्ट है अभिलेख। तो अब अभिलेख के संदर्भ में, क्योंकि यहां पे हमेशा प्रश्न पूछता है, प्रश्न आपको मैचिंग के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है
और प्रश्न आपसे वहां पे उन पार्टिकुलर किसी अभिलेख के संदर्भ में भी पूछा जाता है। तो प्राचीन भारत में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख रहे हैं जिसे हर विद्यार्थी को जानना चाहिए। आप चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम दो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका हो, ऐसा हो नहीं सकता है बच्चों कि आपसे यहां से प्रश्न ना पूछा जाए। और आपको मेरे बातों पे अगर यकीन ना हो तो आप विगत वर्षों के प्रश्न को उठाकर आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि कही गई बातें सही है या गलत। क्योंकि अगर जो प्रश्न पूछा जा रहा है सिलेबस में मेंशन है तो आगे भी उस पर प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो आज उसी के संदर्भ में हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे, जिसमें आपका अपना इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पढ़ाई, जो मैं यहां पे इतिहास के संदर्भ में आज एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं। यहां अभिलेखों का इतिहास बड़ा लंबा रहा है भारत में, और अभिलेख के संदर्भ में आप देखें तो ऐसे कहा जाता है कि भारत में अभिलेख लिखने की जो परंपरा रही है, लिखवाने की जो परंपरा रही है, वह अशोक के शासनकाल से। लेकिन अशोक भी तो किसी न किसी से प्रेरित हुआ होगा, मोटिवेट हुआ होगा। आखिर कैसे उसने अभिलेख लिखवाने की परंपरा की शुरुआत की, तो उसके विषय में यह कहा जाता है कि ईरानी शासक जो हखामणि वंश के थे, जिन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, उसी ईरानी शासक में डेरियस प्रथम ने कुछ अभिलेख लिखवाए थे, और उसी से प्रेरित होकर अशोक ने अभिलेख लिखवाने की परंपरा की शुरुआत की। अब मैं यहां पे अशोक कालीन जैसे अब अभिलेख को देखें तो एक तो अशोक कालीन अभिलेख है, उसके बाद कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं जो हम विदेशों से प्राप्त किए हैं, और उसके बाद एक और अभिलेख का कैटेगरी है, श्रेणी है, और वह है अशोक के बाद का अभिलेख। तो यहां पे बच्चों हम लोग जो चर्चा करेंगे वह आज अशोक के बाद का अभिलेख का थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में चर्चा करना चाहता हूं। अब यहां पे अशोक के बाद का अभिलेख और उसके पहले जो हमने चर्चा किया विदेशों से प्राप्त अभिलेख। तो विदेशों से प्राप्त अभिलेख, क्योंकि अभिलेख जो होते थे, अभिलेख से बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, उस समय की भाषा के विषय में, उस समय के कला के विषय में, उस समय के धर्म के विषय में, उस समय के समाज के विषय में, राज्य की सीमा के विषय में। यह शासकीय आदेश भी होता था, शासक के व्यक्तिगत रुचि की भी जानकारी हमें इन अभिलेखों से प्राप्त हो रही है। तो यह अपने आप में इतिहास है, और इससे हमें उस समय काल के बहुत सारे घटनाक्रम की जानकारियां मिलती हैं। तो जो विदेशों से प्राप्त अभिलेख हैं, इसमें 3 महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जिसमें एक है बोगज कोई अभिलेख, एक है नक्श ए रुस्तम अभिलेख, और एक है बेहिस्तून और पर्सी पोलिस अभिलेख। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ देता है। अब इन अभिलेखों के विषय में आप देखो तो जैसे बोगज कोई अभिलेख, यह आपको 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है, जो हमें सीरिया से प्राप्त होता है। और इस अभिलेख में हमें जानकारी क्या मिलती है बच्चों, तो यह जो अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख, तो इसमें वहां के एक हिती राजा थे। यह हिती राजा जिन्होंने सबसे पहले, जो कहा जाता है कि लोहे की जो खोज हुई थी ना, वह यही हिती साम्राज्य के द्वारा किया गया था। सबसे पहले आयरन की खोज हिती साम्राज्य ने किया था, और बहुत दिनों तक वह उसे छुपाए रखा था। उसके बाद फिर धीरे धीरे वह जानकारी आपको यूरोप के देशों में, भारतीय देशों में, तब हम लोग देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व काल तक आते आते भारतीय भी लोहे से परिचित हो जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं तो लोहे से लोग परिचित थे, आर्यन। तो सबसे पहले हिती राजा ने ही लोहे की खोज किया था, हिती साम्राज्य में ही हुआ था। तो यह जो 1400 ईस्वी पूर्व का जो अभिलेख है, जो बोगज कोई अभिलेख है, यह सीरिया से प्राप्त होता है, और इसमें हिती राजा और मितनी राजा, इन दोनों के बीच यह अभिलेख संधि का साक्षी है। यानी दोनों के बीच परस्पर संघर्ष हुआ करता था साम्राज्यिक सीमाओं को लेकर। तो इन दोनों के बीच संधि हुई, और इस संधि में कुछ वैदिक कालीन देवता का भी उल्लेख किया गया। हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि वैदिक आर्यों का संबंध उधर से भी रहा था। इसमें कुछ वैदिक कालीन देवता का उल्लेख किया गया है, जिसमें इंद्र, मित्र,
इन सब का उल्लेख है। वरुण नासत्य, तो यहां आप देखो तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य जो वैदिक देवता हैं, तो इन देवताओं का उल्लेख किया गया है। तो यह अभिलेख भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो इन दोनों के बीच, जो साम्राज्य के बीच, हिती साम्राज्य और मितनी साम्राज्य के बीच लंबे समय तक जो संघर्ष चलता था, तो इस संघर्ष का समाप्ति होता है, इसमें संधि होता है, और उसी संधि में इसमें वैदिक देवताओं का भी उल्लेख किया गया है। तो यह एक तो बोगज कोई अभिलेख है। इसके साथ साथ बच्चों आप देखो तो दूसरा जो अभिलेख है वह है नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख। अब नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख है, यह अभिलेख ईरान से प्राप्त हो रहा है। नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख ईरान से, और यह जो अभिलेख है यह प्राचीन काल में भारत और पश्चिम एशिया के बीच के संबंधों की जानकारी प्रदान कर रहा है। तो यह हमारे वैदेशिक संबंध को भी बतलाता है। अच्छा, इस अभिलेख में भी वैदिक देवताओं का उल्लेख है। जो वैदिक आर्य जिन देवताओं की आराधना किया करते थे, जिन देवताओं की उपासना किया करते थे, उन देवताओं का उल्लेख इस अभिलेख में भी है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ अच्छा एक बात और आप ध्यान रखो कि इसके साथ साथ आप देखो तो यही वह अभिलेख है जो वैदिक आर्यों के वंशज के विषय में बतलाता है कि वे एशिया माइनर में रहा करते थे। तो यह अभिलेख हमें यह भी जानकारी दे रहा है कि भारत में जो वैदिक आर्य आए, ऐसे तो उनको लेकर अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों ने तिब्बत से माना, कुछ मध्य एशिया से माना, कुछ ईरान से मानते हैं, कुछ यूरोप से मानते हैं। तो इस अभिलेख में यह पता चलता है कि वैदिक आर्यों के वंशज जो हैं वे एशिया माइनर में रहा करते थे। वहां से वैदिक आर्यन भारत में आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात, जो हम वैदिक संस्कृति को देखते हैं। तो यह अभिलेख में भी, क्योंकि इसमें भी वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है, तो यह हमारा यह भी महत्वपूर्ण अभिलेख है, नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख। इसके साथ साथ बच्चों आप एक और देखो अभिलेख जो विदेशों से ही प्राप्त है, वह है बेहिस्तून अथवा पर्सिपोलिस अभिलेख। अब जो बेहिस्तून अथवा पर्सिपोलिस अभिलेख है, यह भारत और पारसिक साम्राज्य के, ईरानी साम्राज्य के संबंधों की जानकारी देता है कि किस प्रकार से भारत और पारसिक साम्राज्य के बीच संबंध बना हुआ था। जैसे हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता काल में भी, तो सिंधु घाटी सभ्यता काल में भी आप देखो तो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार हुआ करता था, और इसके कुछ साक्ष्य में पुरातात्विक उत्खनन से भी प्राप्त हुए हैं। तो यह जो अभिलेख है, यह अभिलेख भी इस चीज की जानकारी देता है, क्योंकि इसी अभिलेख से यह जानकारी मिलता है कि दारा जो शासक है डेरियस प्रथम, तो इसने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारतीय क्षेत्र को इसने 23वें प्रांत के रूप में, क्षत्रप के रूप में स्थापित किया था। इसी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। इसलिए जब आगे चलकर पारसिक साम्राज्य पर यूनान का जब सिकंदर का आक्रमण होता है, तो वह भारत पर अपना दावा प्रस्तुत करता है कि भाई जब डेरियस प्रथम पर हमने आक्रमण किया, तो डेरियस यानी जो पारसिक साम्राज्य के अधीन जो क्षेत्र थे, वह क्षेत्र तो हमारे अधीन होने चाहिए। तो उस आधार पर वह भारत पर दावा भी प्रस्तुत करता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनके विषय में जो विदेशों से प्राप्त अभिलेख हैं, और हमेशा से प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों आप देखो तो कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जो अशोक के बाद के अभिलेख हैं, और वह अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन अभिलेखों के संदर्भ में हम लोग अगर देखें तो जो अभिलेख आपको अशोक के बाद के अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में आप देखो तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। इसके साथ साथ खारवेल का जो कलिंग का शासक था, यह इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। अब जो धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, तो इस धनदेव के अयोध्या अभिलेख से ही हमें यह जानकारी मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य वंश के बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद जिसने शुंग वंश को स्थापित किया था, उसने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, और उन दोनों ही अश्वमेघ यज्ञ में उसके पुरोहित जो थे वह आपको पतंजलि थे, और इसने आपको यूनानियों को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो यह आपको धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ आप देखो तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अब खारवेल यह आपको कलिंग का शासक था। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में अलग अलग राज्य स्थापित होते हैं,
जिसमें क्योंकि अब वह केंद्रीकृत साम्राज्य तो रहा नहीं था, विकेंद्रीकृत साम्राज्य के रूप में, आपको विकेंद्रीकृत राज्य के रूप में आप देखते हो कि मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी उड़ीसा में, इसके साथ साथ आप देखो तो दक्षिण पश्चिमी भारत में आपको सातवाहन, इधर इसके साथ साथ विदेशी भी आते हैं जो पश्चिमी भारत में, जिसमें यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, ये सारे मौर्योत्तर काल की घटना है। तो ऐसे समय में यह जो खारवेल है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, यह आपको उड़ीसा से संबंधित है, जो उदयगिरी पर्वत पर है, जिसमें आपको यह जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें खारवेल जो चेदी वंश का शासक था, यह अपने वंश के बारे में बतलाता है, अपनी उपलब्धियों के बारे में बतलाता है, सैनिक उपलब्धियों के बारे में बतलाता है। यह बतलाता है कि कैसे उसने दक्षिण के राज्यों को पराजित किया, यह बतलाता है कि कैसे उसने उत्तर के राज्यों को पराजित किया, कैसे वह मगध तक अपने साम्राज्य का विस्तार करता। तो थोड़ा सा किंवदंती भी इसमें है। खारवेल जैन धर्म का उपासक था। इसके साथ साथ गौतमी बलश्री का नासिक प्रशस्ति, यह भी मौर्योत्तर कालीन अभिलेख है और यह सातवाहन काल से संबंधित है। जो गौतमी बलश्री, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी, और इस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने एक बार फिर से सातवाहनों की खोई हुई शक्ति को स्थापित करने का काम किया था। तो इसके विषय में हमें यहां से जानकारी मिल रही है, यानी इसके सैनिक विजयों के विषय में, जिसके विषय में कहा जाता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दोनों समुद्र पर अधिकार किया था। इसके घोड़े दो समुद्र का पानी पिया करते थे। तो अब मैं उसके डिटेल्स में अभी बताऊंगा कि कैसे इन अभिलेखों से। उसी प्रकार रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अब रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, यह आपको रुद्रदामन शक शासक है, मौर्योत्तर काल का ही यह भी अभिलेख है। और इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें उस समय के सुदर्शन झील के विषय में भी इससे जानकारी मिल रही है। संस्कृत भाषा में लिखा गया यह अभिलेख है। इसके साथ साथ आप देखो तो जूनागढ़ अभिलेख जो है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसे सुदर्शन झील, जिस सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य शासन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, उसके बाद फिर उसका पुनर्निर्माण का कार्य अशोक के द्वारा किया जाता है, फिर उसका रुद्रदामन के द्वारा किया जाता है, फिर गुप्त शासन में भी उसका पुनर्निर्माण होता है। तो इस प्रकार से रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, गुप्त शासन काल में हम लोग देखते हैं कि समुद्रगुप्त यह सबसे महान शासक में है, साम्राज्यवादी शासक था। गुप्त साम्राज्य का व्यापक इसने विस्तार किया था। और इसका जो प्रयाग प्रशस्ति है, यह इसके सैनिक विजयों की जानकारी देता है, सैनिक उपलब्धियों के विषय में बतलाता है। यह जो प्रयाग प्रशस्ति, इसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी, जो इसका दरबारी कवि था। जबकि यह जो समुद्रगुप्त है, यह आपको वैष्णव धर्म का उपासक है, लेकिन इसका जो दरबारी कवि है हरिसेन, वह आपको शैव धर्म का उपासक है। तो इस प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता भी हमें दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ इसमें समुद्रगुप्त की उस नीति को भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग राज्यों के संदर्भ में उसने अलग अलग नीतियां अपनाई। जैसे उत्तर के राज्यों को उसने पराजित किया तो उसे गुप्त साम्राज्य में मिलाता है, लेकिन वहीं दक्षिण के राज्यों को जब वह पराजित करता है तो वह ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति का पालन करता है, उन राजाओं को पराजित करके उन्हें उनके राज्य को वापस कर देता है। इसके बाद आप देखो चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लौह स्तंभ। अब चंद्रगुप्त द्वितीय, यह आपका इसका मेहरौली, जो दिल्ली स्थित मेहरौली जो लौह स्तंभ है, आयरन पिलर है, यह उस समय के विज्ञान का भी बोध कराता है कि उस समय विज्ञान कितना उन्नत था। आज भी यह खुले मैदान में आकाश के नीचे अवस्थित है, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं है। इसे कुछ लोगों ने पहले चंद्रगुप्त प्रथम माना था, कुछ लोगों ने, क्योंकि इसमें चंद्र नाम से संबोधित किया गया है, कुछ लोगों ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य भी माना था, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने इसे चंद्रगुप्त द्वितीय से इसे संबंधित बतलाया, क्योंकि जो उसमें लेख लिखे गए हैं, उसमें जो साम्राज्यिक सीमाओं का जो चर्चा किया गया है, उसमें जो सैनिक उपलब्धियों का जो चर्चा किया गया है, वह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इसके बाद अब देखो तो स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। हमने बतलाया कि यह भी स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है, यह भी हमें उस समय के विषय में, ऐसे तो बहुत सारे विदेशी आक्रमणों के भी बारे में जानकारी मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सुदर्शन झील का भी इससे हमें जानकारी मिलता है। स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके समय वहां के गवर्नर पर्णदत्त और उसके पुत्र चक्रपालित थे, तो इससे भी हमें उस समय की जानकारी मिल रहा है। इसके साथ साथ कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। अब कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख है तो यह गुप्त साम्राज्य की आर्थिक अवनति को दर्शाता है कि यहां तक आते आते गुप्त साम्राज्य में
आर्थिक अवनति की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि उस समय तक पहले गुप्त काल में आर्थिक समृद्धि था, वाणिज्य व्यापार काफी उन्नत था और गुप्तकालीन जो व्यापार था वह दक्षिण पूर्व एशिया एवं यूरोप की ओर भी होता था। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था, लेकिन रोमन साम्राज्य का विघटन होता है इसी समय काल में और रोमन साम्राज्य के ऊपर आक्रमण होता है जर्मन बर्बरों का, जो बर्बर जर्मन थे उनका आक्रमण होता है और जो पवित्र रोमन साम्राज्य था वह विभाजित हो जाता है। तो इसके विषय में अब यह बतलाता है कि जब व्यापारिक गतिविधियां रुक जाती है तो गुप्त काल में बहुत सारे जो व्यापारी थे वे रेशम के व्यापार को छोड़कर और वे तीर धनुष बनाने का काम करते हैं। तो यह कहीं ना कहीं हमें उस समय के व्यापार की गिरती हुई दशा को भी सूचित करता है। इसके साथ साथ आप देखो तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, यह पुलकेशिन द्वितीय आपको चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय है जो हर्ष के समय काल का था और इसका ऐहोल अभिलेख जिसकी रचना रवि कीर्ति के द्वारा की जाती है, यह इसका दरबारी कवि था और इस अभिलेख में हमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच सैनिक संघर्ष का पता चलता है कि दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई थी, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्ष पराजित हुआ था, हर्षवर्धन पराजित हुआ था और उसके बाद फिर वहीं पे सीमा का बंटवारा कर लिया गया कि उत्तर की ओर आपका साम्राज्य, दक्षिण की ओर मेरा साम्राज्य। तो यह पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख, तो यह विजयसेन आपको बंगाल के शासक हैं, सेन वंश के शासक हैं, महत्वपूर्ण शासक में माने जाते हैं। यह इनका देवपाड़ा अभिलेख है जहां हमें सेन साम्राज्य के बारे में, उस समय के समाज के बारे में, राजनीतिक शक्ति के विषय में जानकारी मिलता है। इसी प्रकार आप देखो तो एक और महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसे हमेशा पूछता है, वह है ऐरन अभिलेख। जो आपको ऐरन अभिलेख है वह ऐरन अभिलेख पहला ऐसा अभिलेख है जो भानुगुप्त का है, गुप्त शासन का अंतिम समय में, और यह भानुगुप्त का अभिलेख जो है इसी से हमें सती प्रथा के विषय में जानकारी मिलता है। तो यह भानुगुप्त का ऐरन अभिलेख जो 510 ईस्वी का है, यानी यह पहला अभिलेख है जो सती प्रथा के विषय में हमें अभिलेखीय जानकारी प्रदान करता है। क्योंकि साहित्य में सती प्रथा के विषय में तो जानकारियां मिलती हैं, लेकिन अभी तक अभिलेखीय जानकारी हमें सती प्रथा के विषय में नहीं मिला था। तो यह पहला ऐसा अभिलेख है ऐरन अभिलेख जो भानुगुप्त का है 510 ईस्वी का, जिसमें सती प्रथा के विषय में जानकारी मिलता है। तो बच्चों जब हम लोग इसमें डिटेल्स जाएंगे तो इसके सारे संदर्भों को हम लोग समझेंगे। तो यह तो अभी हमने एक ओवरऑल बतलाया कि हम लोग इस तरीके से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन पढ़ाई चैनल को ज्वाइन करें और अपनी रिजल्ट को सुनिश्चित करें, क्योंकि मेरा यह मानना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर तभी रिजल्ट क्लियर होगा। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसके बाद रिजल्ट को आप भूल जाएं, क्योंकि रिजल्ट फिर सुनिश्चित आपको आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।